नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग संभवतः 2025 की सबसे चर्चित घटना के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगी। ये ध्यान रखिएगा, होगी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। और टॉपिक है आपका ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकवादियों के विरुद्ध किए गए भारत के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कि आपका ये प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ दूसरे जीएस पेपर 2 से भी ये प्रश्न जाकर के जुड़ सकता है, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भर भारत। किस प्रकार से भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को प्रारंभ करके रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान में आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो राष्ट्र एक रक्षा उत्पादों का आयातक राष्ट्र था, आज के दिन में विभिन्न देशों को निर्यात कर रहा है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वह युद्ध में भी प्रूफ हो चुकी है। तो उससे संबंधित ये सेशन है और महत्वपूर्ण तथ्य ऑपरेशन सिंदूर। इससे विभिन्न पक्षों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-4 टॉपिक्स पे मैं अलग अलग सेशन इसके लेकर के आऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर से ही संबंधित कहां कहां से जाकर के जुड़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भर भारत को हुआ क्या था, तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों प्रारंभ किया गया और क्यों कब यह प्रारंभ हुआ है। तो दोनों चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये प्रश्न पूछे जाएंगे हुआ क्या था, तो 22 अप्रैल 2025 की वो घटना नहीं भूलिएगा। 22 अप्रैल का डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी दिन भारत के अनंतनाग जिले में, कश्मीर के अनंतनाग के पहलगांव में बैसरन घाटी है, वहां पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें कुल 28 लोगों की आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। और आतंकवादी समूह है लश्कर-ए तैयबा, ध्यान रखिएगा, लश्कर-ए तैयबा। इससे संबंधित एक इसका छद्म रूप है द रेसिस्टेंस फोर्स, टीआरएफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। द रेसिस्टेंस फोर्स या प्रतिरोध मोर्चा के द्वारा यह हमला किया गया, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और इसी के एवज में भारत सरकार ने ये आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर में भारत सरकार के द्वारा हमला किया गया। भारत की वायुसेना ने यह हमला किया था। और ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई 2025 को प्रारंभ किया जाता है भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसमें भारत में निर्मित हथियारों का उपयोग किया गया अत्यधिक मात्रा में। अगले ही दिन देखते हैं 8 और 9 मई को पाकिस्तान जो है अपने स्वाम ड्रोन्स और विभिन्न मिसाइलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक ठिकानों पर हमला करने का प्रयास करता है, जिसके एवज में इन काउंटर मेजर सिस्टम्स के द्वारा भारत ने इन हमलों को रोक दिया था। और अगले ही दिन 9 तारीख को ही हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान के विभिन्न एयर बेसिस पे भारत ने हमला किया था, जिससे पाकिस्तान दौड़ता और भागता हुआ अमेरिका के चरणों में साक्षात दंडवत होता हुआ बोला कि चाचा जी अब हमें बचा लो। तो ये कुछ घटनाएं हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो हम लोग देख चुके हैं कि 2025 में हुआ और भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है इसके माध्यम से। इसमें भारत ने स्वदेशी तकनीक और मेक इन इंडिया रक्षा प्रणालियों का सफल उपयोग किया। युद्ध के क्षेत्र में रियल सिनारियो इन्वायरमेंट में पहली बार इन हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। और जिसमें सबसे चमकदार सितारा उभर करके आया वह था हमारा आकाश सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि काउंटर यूएवी और मिसाइलों को मार गिराने में ये सक्षम है और काफी सफल हुआ। 100% किल रेट इसका दिखाई दिया भारत में। इसके अतिरिक्त 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत सरकार का कहना था कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का भारत को हिस्सा बनना है। ये ध्यान रखें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनाते हुए आधुनिक विनिर्माण और रक्षा निर्यात को बढ़ाने की रणनीति के ऊपर फोकस करते हुए इस अभियान को भारत ने शुरू किया था। और दोनों अभियानों ने मिलकर के भारत की न केवल रक्षा क्षमता को बढ़ाया, अपितु औद्योगिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा प्रदान की। और आने वाले समय में भारत जो है रक्षा निर्यातक के रूप में दिखाई देता है। बहुत सारे देशों को हम लोगों ने कुछ अस्त्र शस्त्र भी निर्यात किए हैं, आगे देखेंगे कि कौन कौन से
देश है, जिसमें वियतनाम हो गया, आपका फिलीपींस हो गया। इस फिलीपींस पहला ब्रह्मोस का इंपोर्टर राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने फिलीपींस को बेचा। वियतनाम इंटरेस्टेड है, इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो आर्मेनिया जो है भारत का स्वदेश निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली खरीदा है, ये ध्यान रखिएगा। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में वो काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य बहुत सारे देश हैं, विशेष रूप से अफ्रीकी देश हैं, जो इस मामले में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, भारतीय हथियारों में अपनी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय उद्योग की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले भारतीय उद्योगों के द्वारा भारत में निर्मित वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें हम लोग आकाश मिसाइल को देखते हैं और काउंटर यूएवी सिस्टम्स को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, काउंटर यूएवी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि अगर कोई यूएवी है भारत पर हमला करने के उद्देश्य से आ रहा है तो उसे बीच रास्ते में ही मार करके गिराने का कार्य ये प्रणालियां करती हैं। इसके अतिरिक्त घूमने वाला हथियार है हमारा। घूमने वाला हथियार बेसिकली लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं। ये उसी समय पर गिरेंगे जब इनको निर्देशित किया जाएगा या जब इनको लक्ष्य दिखाई देगा। कुछ कुछ लॉइटरिंग एम्यूनिशंस में एआई तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। जब इनके द्वारा प्राप्त डेटा में लक्ष्य दिखाई देता है तो वो वहीं पर जाकर के गिर जाएंगे, अन्यथा वो ऊपर आकाश में चक्कर काटते रहते हैं। इन्हें जनरली हम लोग आत्मघाती ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन के रूप में भी जानते हैं। कामिकाजी ड्रोन भी हाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान। इसके अतिरिक्त स्वार्म ड्रोन को भी हम लोग देखते हैं, यानी झुंड में एक साथ कई ड्रोनों को भेज करके जो देश है, जो दुश्मन देश है, उसकी एयर डिफेंस प्रणाली को बर्बाद कर देना, यह ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर जो मिसाइल होंगे एयर डिफेंस के वो एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और उसके बाद फिर उनका जो अगला हमला होगा उससे निपट पाने में उस देश का जो एयर डिफेंस प्रणाली है वो सक्षम नहीं होगा। ये जो हम लोगों ने देखा था, इसका उदाहरण हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन झगड़े में हम लोग देख सकते हैं। जब फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर में स्वार्म ड्रोन से हमला किया था, यह ध्यान रखें। ईरान ने भी कुछ हमला इजराइल के ऊपर में किया था, इसी प्रकार का हमला था, स्वार्म ड्रोन का हमला था। और भारत की बात करेंगे तो भारत में टाटा और पारस डिफेंस ने इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें कि ड्रोन के निर्माण में तो अडानी डिफेंस भी आई है और अडानी डिफेंस का एक ड्रोन है आपका दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये ध्यान रखिएगा। दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है अडानी डिफेंस के द्वारा निर्मित किया गया एक प्रमुख ड्रोन है, जो कि हमला करने और रेकी करने में सक्षम है। भारत सरकार ने निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, निजी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल भी प्रारंभ की है, जिसमें आइडेक्स और सृजन समर्थन नामक पहल महत्वपूर्ण है, जिसमें देसी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है। भारत निर्मित जो भी हथियार हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि शीतकाल के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस ये दो प्रमुख रक्षा निर्यातक देश के रूप में उभर करके सामने आए थे और ये दोनों इसीलिए कर पाए, अपने हथियारों को विश्व को बेच पाए। कारण क्या था कि ये सभी इनके हथियार जो थे ये युद्ध में या रियल वर्ल्ड सिनारियो में टेस्टेड थे और भारत के जो हथियार हैं इस वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत रियल वर्ल्ड सिनारियो में ये टेस्टेड हो चुके हैं कि युद्ध की परिस्थितियों में ये किस प्रकार से अपना हरकत करते हैं, कैसे ये कार्रवाई करते हैं। तो सटीकता के आधार पर ही उनकी बिक्री तय हो पाती है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इसमें 100% सफलता प्राप्त कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देश इन दोनों हथियार प्रणालियों की ओर देख रहे हैं। साथ ही साथ स्वदेशी उद्योग के साथ में हमारी थल सेना, नौसेना और वायु सेना का एकीकरण होता हुआ दिखाई देता है और तकनीक के क्षेत्र में ये तीनों सेनाएं जो है भारतीय उद्योग के साथ साथ एकेडमिया के साथ में या शिक्षा जगत के साथ में भी अपना सहयोग और एकीकरण कर रहे हैं। और वर्तमान समय में भारत एक रक्षा निर्यातक के रूप में उभर करके आ रहा है। 2025 की बात करेंगे
तो 23,000 करोड़ रुपए के अस्त्र शस्त्र हम लोगों ने लगभग 80 देशों को बेचे हैं। और सरकार का लक्ष्य है 2030 तक, ध्यान रखिएगा 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि इस निर्यात को बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए का करना। और इस 50,000 करोड़ में से जो 15,000 करोड़ रुपए है ये आपका निजी क्षेत्र के द्वारा निर्यात किया जाना चाहिए। ये सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है 2030 तक की अवधि के लिए। इसके अतिरिक्त उन्नत टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो भारत में R&D के क्षेत्र में भी विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, जैसे हमारा मिसाइल सिस्टम हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, सौर हो गया, सागरिका हो गया। विभिन्न मिसाइल सिस्टम्स में हम लोग उपयोग कर रहे हैं अलग अलग तकनीकों को, और उस तकनीकों का उपयोग करके हम आगे इसका निर्यात भी कर सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी काम किया है, जैसे हमारा DRDO के द्वारा निर्मित किया हुआ तापस ड्रोन हो गया, या हमारा रुस्तम ड्रोन होगा जिसे कि DRDO ने डेवलप किया है, और अडानी एयर डिफेंस ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर का उत्पादन किया है, जिसे वायुसेना को भी सौंपा जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारत ने विभिन्न प्रकार की लड़ाकू प्लेटफॉर्म का उपयोग निर्माण भी किया है, जिसमें हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, और तेजस जो पहला नहीं है ये ध्यान रखिएगा, हमारा दूसरा स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। यदि आप लोगों को भारत के पहले लड़ाकू विमान के विषय में पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान कौन सा है। तो इनके द्वारा हम लोगों ने देखा कि भारतीय उद्योग की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से उभरी है ऑपरेशन सिंदूर के समय में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, ये ध्यान रखिएगा, शायद मैंने कुछ डिलीट करना छोड़ दिया था, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि भारतीय रक्षा उद्योग की जो उपलब्धियां हैं और बनाम चुनौतियां क्या क्या है, इस दोनों को हम लोग एक साथ में देख करके चलेंगे। सबसे पहले तकनीक की बात करेंगे तो आकाश मिसाइल हो या काउंटर यूएवी सिस्टम हो या आत्मघाती ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशंस के क्षेत्र में भारत ने काफी ज्यादा प्रगति कर ली है। इसके लिए जो निजी उद्योग है और साथ साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उन्होंने इनका उत्पादन किया है। लेकिन चुनौती क्या है भारत के लिए, तो ध्यान रखिएगा आज भी भारत हाइपरसोनिक तकनीक तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में पहुंच नहीं बना पाया है, एआई में काफी हम पिछड़े हुए हैं, और अगर हम लोग बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज भी हम लोग विदेशों के ऊपर में ही निर्भर हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा संस्थागत सहयोग की बात करेंगे तो सरकार के द्वारा आईडेक्स सृजन पहल और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत में निर्माण के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहन उद्योग को दिया गया है। लेकिन चुनौती यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि भारत में जो खरीद प्रक्रिया है वो काफी धीमी है, या तो लाल फीताशाही या नौकरशाही के कारण यहाँ पर रक्षा खरीद प्रक्रिया काफी धीमी होती है, और जिसके कारण जो उत्पादक हैं उनका जो लागत है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो इसके कारण यहाँ पर जो रक्षा क्षेत्र में जो निवेश है वो काफी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर टाटा हो गया, पारस डिफेंस हो गया या अडानी एयर डिफेंस हो गया, और भी बहुत सारी डिफेंस कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आज के दिन में काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई की भागीदारी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, या आपका HAL हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या DRDO हो, ये जो अपने उत्पादन बनाती है इन उत्पादनों में जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं इससे कई कंपनियां जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, जिससे इनको भी लाभ हो रहा है और भारत में एक बेहतर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि रक्षा उत्पादन में केवल 21% का ही योगदान आज तक जो निजी क्षेत्र है वो कर पाया है। रेस्ट जो 79% का योगदान है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करती है, तो इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निर्यात की बात करेंगे तो 2025 तक हम लोगों ने 23,000 करोड़ का निर्यात 80 देशों को किया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मौजूद हैं जो काफी समय से विभिन्न देशों को रक्षा सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रूस का नाम ले सकते हैं, USA का नाम ले सकते हैं,
और चाइना का नाम ले सकते हैं। ये तीन देश जो है प्रमुख रूप से रक्षा उत्पादों का निर्यात करते हैं और यहाँ पर भारत को अपना स्थान बनाना काफी कठिन है, क्योंकि वहां पर दो चीजें आपको देनी पड़ेगी। पहला, एक पैसा कम लगना चाहिए उन देशों को, और दूसरा जो है वहां पर जो टाइम टेस्टेड है, जो कि रियल वर्ल्ड सिनारियो में टेस्टेड अस्त्र शस्त्र हैं, उन पर ही लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। रणनीति की बात करेंगे तो तीनों सेनाओं का एकीकरण यहाँ पे हुआ है, और इस संयुक्त ऑपरेशन की अगर बात करेंगे तो नौसेना, वायुसेना और हमारी थल सेना तीनों ने एक साथ मिल करके पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों और बाद में पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमला किया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि भारत में यह संयुक्त कमान संरचना बनाने में काफी देरी हुई है और आज भी यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। कहीं कहीं पर आज भी इनमें एकीकरण का अभाव हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता में काफी ज्यादा विकास हुआ है, काफी ज्यादा प्रगति हुई है। लेकिन चुनौतियां इसमें क्या है, तो साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जिसे हम लोग EW कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आज भी हम लोग काफी कमजोर हैं। अभी तो हम लोग केवल पाकिस्तान से भिड़े थे, लेकिन पाकिस्तान और चीन अगर एक साथ आ जाए और पाकिस्तान के पीछे में तुर्की और USA आ जाए तो फिर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय हम अलग थलग पड़ जाएंगे या केवल रूस ही हमारा सहयोगी होगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के द्वारा जो रक्षा खरीद है, ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में 2023 तक की अगर हम लोग बात करते हैं, 2023 तक की अगर बात करेंगे तो रक्षा खरीद बजट जो था तीनों सेनाओं के लिए वो 36% आवंटित किया गया था विदेशों से आयात करने के लिए। कुल रक्षा बजट का 36% विदेशों से आयात करने के लिए खर्च किया गया था। यानी अगर हम लोग देखें तो आज भी हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में हथियारों के लिए विदेशों पे ही निर्भर हैं। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि रक्षा बजट का केवल 3.9% ही R&D पर खर्च किया जाता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग R&D पर खर्च बढ़ाएंगे नहीं, तब तक यहाँ पर उपयुक्त मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा नहीं। और वर्तमान की बात करेंगे कि इसी को होते हुए, जो कि आज मैं ये सेशन आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो एक दिन पहले ही, यानी आज हमारा तारीख हो रहा है 27 सितंबर, 26 सितंबर को हमारा जो MiG-21 था उसके 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी रिटायर कर दिए गए हैं, और जिसके कारण भारत का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है एयरफोर्स का वह केवल 29 स्क्वाड्रन रह गया। लेकिन भारत को चाहिए कितना, तो दोनों फ्रंट के लिए एक साथ 42 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल होने चाहिए लड़ाकू विमानों के। तो आप लोग देख सकते हैं अंतर कितना बड़ा ज्यादा हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की जो हमारी संख्या है वो केवल 29 रह गई है, होनी चाहिए थी 42। तो सरकार को यहाँ भी ध्यान में देने की जरूरत होगी। अब मुख्य उत्पादन केंद्रों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारत में रक्षा उत्पादों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से दक्षिण भारत के ही राज्यों में इकाइयां स्थापित की गई हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बेंगलुरु की बात करेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO की इकाइयां रक्षा उत्पादन में संलग्न है। चेन्नई की बात करेंगे, उससे पहले हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद में हमारा ड्रोन और मिसाइलों का निर्माण होता है। चेन्नई की बात करेंगे तो यहाँ पर नौसैनिक जहाजों का निर्माण होता है। पुणे में तोपखाना से संबंधित जो भी इकाइयां हैं उसे बनाई गई हैं। लखनऊ और तमिलनाडु, ये दोनों याद रखिएगा कि सरकार ने यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई भी स्थापित की जा रही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण होगा वह उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न महाद्वीपों में ये फैले हुए हैं। न केवल एशिया में अपितु हम लोग यूरोप और अफ्रीका के देशों को भी और मिडिल ईस्ट के देशों को भी हम लोग अपने रक्षा सामग्रियों का सामानों का निर्यात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एशिया में 2 कंट्री है, एक है हमारा वियतनाम और दूसरा है हमारा फिलीपींस। फिलीपींस को ऑलरेडी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल
बेच चुके हैं। और वियतनाम इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल में और आकाश के साथ साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली की खरीद चाहता है वियतनाम हमसे। इसके अतिरिक्त मॉरिशस और जो हमारा केन्या है, मॉरिशस और केन्या ये दो अफ्रीकन कंट्री हैं, ये चाहते हैं कि भारत से विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियां खरीदें। मॉरिशस को हम लोग सहयोग के तौर पर HAL ध्रुव भी दिए हैं और विभिन्न नौसैनिक गश्ती जहाज और तटरक्षक बलों के लिए पोते भी हम लोगों ने मॉरिशस को उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया की बात करेंगे तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब जो है ये दो प्रमुख रक्षा आयातक राष्ट्र हैं भारत से। और यूरोप में हम लोग फ्रांस को पार्ट्स की सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में निर्मित तोपों के गोले जो थे वो यूक्रेन में पाए गए। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन में वो तोप के गोले पाए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन में, यहाँ आपको शो कर रहा था, सॉरी यूक्रेन ये है, यूक्रेन में तोपों के गोले पाए गए जो कि भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निर्मित किए गए थे। आखिर वो पहुंचे वहां कैसे? तो किसी न किसी देश ने भारत से खरीद करके वहां पर यूक्रेन को सप्लाई किए होंगे। चलिए, तो ये तो भारत का रक्षा निर्यात है। अब बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है कि भारत विश्व स्तर पर एक रक्षा निर्यातक के तौर पर उभरे और स्वयं जो भारत है वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी आदि का हम लोग स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे, जिसमें हमारा एमका, ध्यान रखिएगा, एमका जो है हमारा 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है और इसका निर्माण DRDO, HAL और वायुसेना तीनों मिल करके एक साथ कर रही है। साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्वांटम तकनीक के ऊपर में काम करना होगा और AI आधारित रक्षा प्रणालियों के विकास में भारत को आगे बढ़ चढ़ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ साथ हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी रक्षा क्षेत्र में आने की अनुमति देनी होगी और विभिन्न प्रौद्योगिकियों में विभिन्न रक्षा उत्पादों के उत्पादन में उनकी भूमिका को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही साथ इन दोनों को, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, दोनों को हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों के साथ या एकेडमिया के साथ में जोड़ करके एक त्रिकोण बना करके भारत में बेहतर माहौल तैयार करना होगा। तेज खरीद और निर्यात करना होगा। यह ध्यान रखिएगा कि डिजिटलीकरण के इस युग में अगर हमारा आज के दिन में भी पेपर वर्क में समय जाया होता है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। और जब डिजिटल भारत अभियान चलाया जा रहा है तो इस समय हमें रक्षा खरीद प्रक्रिया में इसे अपना करके खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती की जा सकती है। तो डिजिटलीकरण करना होगा हमें खरीद प्रक्रिया का। भारतीय खरीद नीति यानी भारतीय उत्पादकों से हमें खरीद करना होगा। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में हमें अपने निर्यात गंतव्यों को बढ़ाना होगा। मानव संसाधन की बात करेंगे तो रक्षा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और विभिन्न IIT और ग्लोबल डिफेंस फर्म के साथ हमें साझेदारी करनी होगी ताकि किस प्रकार के मैन पावर या स्किल्ड पावर की आवश्यकता है ये हमें बताए और हम इस प्रकार के मैन पावर का उत्पादन करके इन्हें सौंप दे ताकि यहाँ पर हम लोग अपने रक्षा विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। रक्षा औद्योगिक गलियारे में हमें क्या करना होगा? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। हम लोग तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यूपी और तमिलनाडु में बन रहे गलियारों में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण करना होगा। साइबर सुरक्षा पे हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय रक्षा साइबर कमांड की स्थापना की है। स्थिर नीति और निवेश हमें अपनाना होगा। जो R&D है, हमारा जो R&D में अधिक फंडिंग है इसे अधिक करना होगा। पहले जो हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो R&D के क्षेत्र में जो फंडिंग हो रहा है रक्षा बजट का वो 3.9% था। ये हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि R&D के क्षेत्र में रक्षा बजट का हम लोग 3.9% खर्च करते हैं, तो इसे बढ़ाकर कम से कम 8 से 10% करना होगा ताकि हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में नवीन तकनीकों का विकास कर सकें और रक्षा के क्षेत्र में नवीन आयुधों का निर्माण कर सकें। कूटनीति की बात होगी प्लस रक्षा निर्यात। ध्यान रखिएगा
कि हमें कूटनीति के साथ साथ अन्य देशों को रक्षा का निर्यात, अपने रक्षा सामानों की आपूर्ति भी करनी होगी, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं और विभिन्न देशों में अपने दूतावासों में डिफेंस अटैचे को भी नियुक्त कर सकते हैं और डिफेंस अटैचे का जो नेटवर्क है भारत का उसे बढ़ाना होगा, ये ध्यान रखना है हमें। अब संयुक्ता की बात करेंगे तो जो हमारा थिएटर कमांड है तीनों सेनाओं का, उसमें आपस में समन्वय स्थापित करना होगा, चाहे हमारी सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, तीनों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है और एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ला करके इनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाए। निवारक क्षमता की बात करेंगे तो हमें स्पेस, साइबर और हाइपरसोनिक हथियारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो समय होगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें तेज गति से हमला करने वाले हथियारों की आवश्यकता होगी। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो युद्ध जो है वो मूल रूप से 3 डायमेंशन में लड़े जाते हैं, चाहे आपका वायु हो, आपका जल हो या स्थल हो, ये 3 डायमेंशनल युद्ध है, ये पारंपरिक तरीके हैं। लेकिन जो 4th डायमेंशन उभर करके सामने आया है वह है आपका स्पेस वॉर, ध्यान रखिएगा। और विभिन्न देश अपने स्पेस सेना का भी निर्माण कर रही, इसमें अमेरिका, रूस और चीन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और भारत की बात करेंगे तो भारत ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा था ऑपरेशन शक्ति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जब भारत ने अपने ही एक सैटेलाइट को मार करके गिरा दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेस में भी एक अगला जो है जंप हमें लेना होगा ताकि स्पेस युद्ध छिड़े तो वहां भी हम लोग काम कर पाए। 5वां जो डायमेंशन होगा वो साइबर युद्ध का होगा। डिजिटल इंडिया पहल चल ही रही है और ये ध्यान रखिएगा कि सभी कुछ जब एकीकृत रूप से इंटरनेट पे आ जाएगा तो साइबर हमलों की जो संख्या है उसकी तादाद अब बढ़ती जाएगी। और हाइपरसोनिक हथियारों की बात ही मत पूछिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। जब सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान में इतना कहर बरपा दिया तो हाइपरसोनिक मिसाइल किस प्रकार से कहर बरपा सकती है ये आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। एक डायग्राम हम लोग ये बना सकते हैं अपने आंसर में कि रक्षा आत्मनिर्भरता के 4 स्तंभ मॉडल क्या हो सकते हैं। तो स्वदेशी तकनीक और उनका आपस में समन्वय, ध्यान रखेगा। स्वदेशी तकनीक में हम लोग उद्योग, सरकार और सेना को आपस में जोड़ देंगे। उद्योग में भी ये ध्यान रखिएगा कि निजी क्षेत्र की कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सरकार एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगी और सेना को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो सरकार के माध्यम से उद्योग को बताएगी या उद्योग को सीधा बता सकती है। और इन तीनों में समन्वय स्थापित करने के लिए हमें 2 प्रकार के कार्यक्रम अपनाने होंगे। एक हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान और दूसरा हमारा हमें फोकस करना होगा भारत के रक्षा निर्यात पर, क्योंकि किस प्रकार की रिक्वायरमेंट रियल वर्ल्ड सिनारियो में चाहिए वो सेना ही बता सकती है। और सभी देशों की जो रियल वर्ल्ड सिनारियोज होते हैं युद्ध के वो लगभग समान ही होते हैं। और भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो रक्षा निर्यात है ये इसके माध्यम से हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो आज अगर हम लोग बात करें तो भारत रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख आयातक राष्ट्र है। सिपरी की रिपोर्ट भी देखेंगे तो ये वर्तमान में दूसरे पोजीशन पे स्थित है और हम लोग रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक की ओर अग्रसर है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, मजबूत, सुरक्षित, तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित भारतीय हमारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।